हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुस्तफ़ा कमाल पाशा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, तो आज हम मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में जानेंगे और उसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आज है मुस्तफ़ा कमाल पाशा तथा उसका जीवन चरित्र तथा उसके द्वारा किए गए कार्य और उपलब्धियाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही टाइप से हो सकता है, अलग अलग टाइप से आप सबको क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आंसर आप सबको यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में जानते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1881 ईस्वी में सेलोनिका के एक सामान्य परिवार में हुआ था। ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ था? सेलोनिका में। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। उसके बाद 7 वर्ष की उम्र में उसके पिता अली रजा की मृत्यु हो गई, इसलिए उसका लालन पालन जो है उसकी माता जुबैदा ने ही किया था। उसका बचपन का नाम मुस्तफ़ा था और उसके एक गणित के शिक्षक ने उसे कमाल की उपाधि दी थी, इसलिए उसे तब से मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने पहले सैन्य सेवा तक की तथा बाद में कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है, वहाँ पे सैनिक महाविद्यालय से सैनिक अधिकारी की डिग्री ली। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सुल्तान अब्दुल हमीद के शासन को घृणा की दृष्टि दृष्टि से देखा। बहुत ही ज़्यादा उसका जो शासनकाल था वो बहुत ही ज़्यादा मानता नहीं था, अच्छा नहीं मानता था, इसलिए वह जो है तुर्की की कई क्रांतिकारी संस्थाओं से जुड़ गया। मतलब कि उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए वो जो तुर्की का अन्य क्रांतिकारी संस्था थी उससे जुड़ गया और जो सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ काम कर रहे थे, तो जो सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ काम कर रहे थे उनके साथ वो जाके मिल गया और काम करने लगा। उसके बाद प्रथम महायुद्ध प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके उपरांत तुर्कों की राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने तथा आधुनिक तुर्की के निर्माण का श्रेय मुस्तफ़ा कमाल को जाता है। तो जब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो है तुर्कों का राष्ट्रीय आंदोलन जो चलाया वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और आधुनिक तुर्की का जो निर्माण हुआ उसको उसका श्रेय जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाता है, क्योंकि उसी ने जो तुर्की का आधुनिकीकरण या तुर्की को बनाया उसी ने है। ठीक है, इसलिए उसको जो है आधुनिक तुर्की का पिता या फिर अतातुर्क के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उसने तुर्की में जो है बहुत सारे कार्य किए। तो हम एक एक करके सारे कार्य को देखेंगे। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए सुधार कार्य के बारे में अब हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार की गई थी, तो किस प्रकार की गई थी उसके बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने जो 1922 ईस्वी में सुल्तान का पद का समाप्त कर दिया। फिर सुल्तान अब सिर्फ खलीफा के रूप में ही कार्यरत था। उसके बाद अक्टूबर 1923 ईस्वी में ग्रैंड नेशनलिस्ट असेंबली के नए चुनाव के पश्चात अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया गया। तुर्की एक गणराज्य बन गया उस टाइम से। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है उस गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति बना। उसके बाद मार्च 1924 ईस्वी को जो तुर्की में खिलाफत की जो प्रथा थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अप्रैल 1924 ईस्वी में तुर्की गणराज्य के लिए नया प्रजातांत्रिक संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे सुल्तान का पद था सबसे पहले उसको हटा दिया गया और फिर वहाँ पे चुनाव हुआ। तो चुनाव के माध्यम से वहाँ पे एक गणतंत्र राज्य बना। तुर्की जो है गणतंत्र राज्य बना 1923 ईस्वी में। अगर आपको डेट याद नहीं रहता है तो बस आप ईयर लिख दीजिएगा कि 1923 ईस्वी में तुर्की जो है एक गणराज्य के रूप में वहाँ पे आया, एक गणराज्य बना और उसका सबसे पहला जो राष्ट्रपति बना वो था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक है, उसके बाद उसने 1924 ईस्वी में 23 में वहाँ पे गणतंत्र घोषित हुआ, वो राष्ट्रपति बना। 24 में उसने जो खिलाफत प्रथा जो थी उसको हटा दिया। उसके बाद फिर 24 में गणराज्य के लिए प्रजातांत्रिक संविधान, वहाँ पे नया संविधान लागू किया जो प्रजा के लिए प्रजा का तंत्र के हिसाब से वहाँ पे एक संविधान लागू किया, जिसमें जनता की संप्रभुता को सर्वोच्च स्थान दिया। मतलब संप्रभुता मतलब जनता को मालिक बनाया गया। ठीक, उसके बाद एक सदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के पदों की व्यवस्था की गई, मतलब कि व्याख्या की गई। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों के बारे में वहाँ पे बताया गया कि ऐसे ऐसे होगा। तो उसके बाद संसद सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से 4 वर्ष के लिए करेगी। तो उससे पहले वहाँ पे चुनाव नहीं होता था, तो उसके बाद वहाँ पे चुनाव का भी प्रचलन आ गया और जो जनता है प्रत्यक्ष रूप से अपने सांसद चुन सकती थी। ठीक है, उसके बाद 1929 में स्थानीय चुनावों के में तथा 1934 में राष्ट्रीय चुनावों में महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार दिया गया। तो उससे पहले वहाँ पे महिला लोग का मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने
ये उन्हें दिलाया, महिलाओं को भी मतदान करने का वहाँ पे अधिकार दिलाया। ठीक है, उसके बाद इसके अतिरिक्त जो है पूरे देश को 62 प्रांतों एवं 430 जिलों में बांटा गया। न्याय की समुचित व्यवस्था की गई, न्याय देने के लिए बहुत ही अच्छे से अच्छा तरीका वहाँ पे अपनाया गया। उसके बाद नए कानून बनाए गए। अप्रैल 1924 ईस्वी में धार्मिक अदालतों का जो दीवानी मामलों पर विचार करने का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। और जो वहाँ धार्मिक रूप से वहाँ पे न्याय किया जाता था उसको हटा के वहाँ पे अच्छा जो क्या बोलते हैं आधुनिक वहाँ पे न्याय सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार उसने वहाँ पे राजनीतिक और न्यायिक सुधार वहाँ पे किया था। तो आप सब अगर पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप बस इतना लिख दीजिए कि भैया सुल्तान का पद हटाया था, उसके बाद गणतंत्र वहाँ पे लाया, गणतंत्र राज्य बनाया, फिर वह पहला राष्ट्रपति बना। उसके बाद क्या हुआ था वहाँ पे जो खिलाफत प्रथा थी उसको हटाया। फिर चौथा टॉपिक आपका हो जाएगा कि वहाँ पे नया कानून लाया, जो प्रजातांत्रिक रूप से नया एक कानून बनाया और वहाँ पे प्रजा को ही इम्पोर्टेंस दी गई थी। ठीक है, तो या इस हिसाब से आप खुद से बना के लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा नोट्स है। ये मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बनाया था और ये नोट्स जो है बहुत ही प्यारा हमें एक दोस्त ने ये प्रोवाइड कराया था। तो ये नोट्स जो बहुत ही अच्छा है, तो मैं यही आप सबको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं कि सबसे पहले उसके बाद आता है धार्मिक सुधार। हमने प्रशासनिक राजनीतिक सुधार देख लिया, अब हम देखेंगे धार्मिक सुधार। तो धार्मिक सुधार, मुस्तफ़ा ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक राज्य बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित सुधार किए। तो उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, जैसे हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसी प्रकार तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने बहुत सारे चीज़ किए। क्या किया? सबसे पहले मार्च 1924 ईस्वी में खलीफा अब्दुल मजीद को हटाकर खलीफा की पदवी समाप्त कर दी गई। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले खलीफा का पद हटा दिया। साथ ही सभी धर्म कार्यालय, न्यायालय, कॉलेज आदि संस्थाएं बंद कर दी, जो धार्मिक जो थी उन सबको बंद कर दी। उसके बाद यद्यपि मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, लेकिन परंतु तुर्की इसका जो तुर्की था इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद 10 अप्रैल 1928 ईस्वी को तुर्की के राष्ट्रीय सभा के जो निर्णय से देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। मतलब फाइनली वो धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, तुर्की का कोई अधिकारी अब नियुक्ति के समय शरीयत की नहीं बल्कि संविधान का शपथ लेता था। उस टाइम जो है वहाँ पे धार्मिक रूप से शपथ दिलाया जाता था, लेकिन अब वो हटा के उसे संविधान का शपथ दिलाया जाने लगा। उसके बाद किसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जूता उतार कर अंदर जाना आवश्यक नहीं था उस टाइम के बाद से। उसके बाद सभी व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गए। मतलब अगर आपको धर्म मानना है तो भी ठीक, नहीं मानना है तो भी ठीक, आप हो गए हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक, उसके बाद अगला जो था वो है कि 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को इस्लामिक तीर्थ तिथि क्रम के स्थान पर ग्रेगेरियन कैलेंडर लागू किया गया। मतलब वहाँ पे जो तिथि कैलेंडर, इस्लामिक तिथि कैलेंडर था, उसको हटाकर ग्रेगेरियन का कैलेंडर लागू किया गया। ठीक है भाई। उसके बाद शुक्रवार के स्थान पर रविवार को सरकारी छुट्टी, पहले वहाँ पे शुक्रवार को सरकारी छुट्टी होती थी, अब उसको हटाकर जो रविवार को छुट्टी देने लगी। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हो जाता है, मतलब ये सब याद रहने वाला टॉपिक है। तो सारा टॉपिक आप सब याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही मदद मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन का आंसर भूल जाएंगे तो आपको ये सब टॉपिक याद रहेगा कि हाँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ये किया था, तो सब आपको याद हो जाएगा। ये सब दिमाग में बैठने वाला टॉपिक चीज़ है। तो अभी सब पॉइंट को दिमाग में बैठाइए और वहाँ पर जाके आराम से इसको लिख दीजिएगा। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी कमाल पाशा ने क्रांतिकारी एवं अत्यंत साहसी सुधार करके तुर्की को पश्चिमी सभ्यता में रखने की भरपूर कोशिश की थी। ठीक है, तो इस प्रकार उसने धार्मिक सुधार किया था वहाँ पे। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे शैक्षणिक सुधार। तो शैक्षणिक सुधार किस प्रकार किया था? तो राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए मुस्तफ़ा ने शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया। इस समय तुर्की में 85% लोग अशिक्षित थे। उस टाइम 85% लोग अशिक्षित थे। उसके बाद तुर्की में धार्मिक शिक्षा संस्थाएं बंद करा दी। उसके बाद सभी स्कूल जो है को शिक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया, और 7 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य कर दिया। मतलब भाई तुमको पढ़ना ही है। उसके बाद निःशुल्क शिक्षा का भी व्यवस्था किया गया। अनेक प्राइमरी मध्य माध्यमिक स्कूल तथा विश्वविद्यालय खोले गए। व्यापार, कृषि, विज्ञान आदि विषयों में अध्ययन की विशेष व्यवस्था की गई। ठीक है, उसके बाद 1932 के अंत तक
निरक्षरों की संख्या घटकर 45% रह गई। मतलब कि उस टाइम देखो सबसे पहले 58% था, लेकिन जब इसने कार्य किया, शिक्षा स्कूल बनाया, बहुत सारे विद्यालय बनाए, सारे व्यवस्था कराए और सबको अनिवार्य कर दिया पढ़ना, तब देखो 45% रह गया वहाँ पे बस अशिक्षित लोग। उसके बाद इस्तांबुल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात विशेषज्ञों की संख्या जो सहायता ली गई। फिर भी उच्च शिक्षा में तुर्की बहुत सफल नहीं हुआ, बट हुआ, कुछ हद तक हुआ। उसके बाद समाचार पत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने स्वयं अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी की स्थापना की। न्यूज़ एजेंसी भी वहाँ पे स्थापना किया गया ताकि लोग उसे पढ़ें और सारा समाचार लोगों तक भी जाए। इस प्रकार उसने जो है शैक्षणिक सुधार भी किया। ठीक है, ये हो गया शैक्षणिक सुधार। हमने इससे पहले पढ़ा धार्मिक सुधार। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक सुधार के लिए तुर्की समाज को आधुनिक बनाने के लिए मुस्तफ़ा ने क्रांतिकारी सुधार कार्यक्रम लागू किए, जो इस प्रकार हैं। क्या क्या किया उसने? तो सबसे पहले स्त्रियों की दशा को समून्नत बनाने के लिए, मतलब अच्छा बनाने के लिए, उन्हें पुरुषों के साथ समानता का दर्जा दिया। मतलब जैसा पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है, समान दर्जा दिया। उसके बाद बहुविवाह की प्रथा समाप्त कर दी गई। बहुविवाह मतलब कि वहाँ पे जो छोटे छोटे टाइम पे विवाह हो जाता था उसको हटा दिया गया। उसके बाद तथा शादी ब्याह का सरकार के पास पंजीकरण आवश्यक कर 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 दिया गया। मतलब कि अगर शादी विवाह होता है तो उसका रजिस्ट्री वहाँ होना चाहिए सरकार के पास, मतलब रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए, वो एक अनिवार्य हो गया। उसके बाद तलाक की प्राप्ति के लिए कानूनी कार्यवाही अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अगर आप तलाक देना चाहते तो कानूनी कार्यवाही द्वारा ही होगा, आपस में नहीं हो सकता। उसके बाद तलाक के पेचीदे मामले कोई अंतिम सुनवाई राष्ट्रपति को स्वयं करनी होती थी। मतलब राष्ट्रपति ही जो तलाक होगा उसका अंतिम सुनवाई करेगा। अगर राष्ट्रपति हाँ बोला तब ही होगा तलाक, नहीं तो फिर नहीं होगा। सबसे पहले उसको जांच परख किया जाता था कि सही रूप में तलाक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो था कि 1926 ईस्वी में तुर्की की सिविल मैरिज अनिवार्य कर दी गई। अर्थात शादियाँ कोर्ट के माध्यम से होगी, परंतु समारोह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। मतलब शादी तो सिविल मैरिज ही मतलब कि कोर्ट में ही होगा, लेकिन जो समारोह आप कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद तुर्की में पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कोई भी महिला इसके लिए बाध्य नहीं थी। अगर आपको पर्दा लगाने का मन है तो लगाएं, नहीं लगाने का मन है तो आपको कोई भी दबाव नहीं डालेगा। वो पर्दा प्रथा हटा दिया गया। उसके बाद तुर्की में प्रत्येक बालिका को शिक्षा ग्रहण करने तथा नौकरी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा सरकार ने इसमें जो मदद देने की नीति अपनाई। ठीक। उसके बाद तुर्की की महिलाओं को भी पुरुषों के समान मताधिकार प्रदान किया गया। मतलब मत दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद कमाल पाशा ने तुर्की के कपड़ा उद्योगों पर पश्चिमी आधार पर कपड़े तैयार करने पर दबाव डाला। जैसे पश्चिमी में कपड़े पहनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे, उस प्रकार बनाने का यहाँ पे दबाव डाला। उसके बाद नवंबर 1925 ईस्वी में बुर्खा एवं तुर्की की टोपी फेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहाँ पर बुर्खा का भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद छज्जेदार टोपा पहनना अनिवार्य बना दिया गया। यूरोपीय पोशाकों का प्रोत्साहन किया। मतलब एक तरह से पहनावा ओढ़ावा में यहाँ पे आधुनिकीकरण किया गया। ठीक। और भी आगे टॉपिक है, यहाँ 2 टॉपिक। अगर आपको अभी भी कम पड़ रहा है तो आप सब टॉपिक को इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप सबके लिए काफ़ी है और आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है। जैसे मैंने बताया आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से किस प्रकार सुधार किया। ठीक है दोस्तों, तो ये था मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में। अगला वीडियो हम इसके और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जो गृह नीति है उसके बारे में, तो हम इसके आगे जो हम गृह नीति के बारे में भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और भी अगर आपको कोई भी टॉपिक पे दिक्कत होता है, आपको हमसे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाएंगे।